दुनिया न्यूज़ की बजट ट्रांसमिशन में खुशामदीद। मैं हूं अनीस शेख। नाज़रीन, हर साल की तरह इस दफ़ा भी हम एहतमाम किया है बजट ट्रांसमिशन का, जिसमें हम आपको सारी खबरें देंगे बजट की। हमेशा की तरह सबसे पहले आपको बताएंगे कि बजट के फिगर्स क्या हैं, खसारा कितना है, टारगेट्स क्या हैं, आवाम को क्या मिलेगा, टैक्स कितने लगाए जाएंगे, कितने काटे जाएंगे, क्या आपको और मुझे कोई फ़ायदा होगा, हमारी जेब में कुछ जाएगा या हमेशा की तरह हमारी जेब से ही हमेशा कुछ ना कुछ निकलता है, क्या इस साल भी निकलेगा। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि जो मसाइल रहे हैं पिछले 5 साल के दौरान में, क्या इस बजट में उनका कुछ अजाला हो सकता है, क्या उनका कोई सलूशन हमारे सामने आ सकता है, क्या फिस्कल पॉलिसी की इस वक्त कोई अहमियत है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या ज़्यादा अहम है। इन तमाम हवालों से इस ट्रांसमिशन में हम आपके साथ बात करते रहेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको एक अहम खबर, एक अहम बात जो आपसे शेयर करना बहुत ज़रूरी है। हमारे साथी एक रिपोर्टर हैं शकील, इस्लामाबाद में हमें ज्वाइन भी करेंगे। वो उन्होंने बात की सरताज अजीज़ साहब से, रहनुमाई मुस्लिम लीग नून के, और उनसे बजट के हवाले से कुछ बातचीत की है। क्या कहा सरताज अजीज़ साहब ने, आइए आपको सुनवाते हैं। सबसे ज़्यादा और उसके लिए मियाँ साहब ने अपने अज़म का इजहार किया है और ये का प्रोग्राम भी तैयार है। तो आप देखेंगे बहुत जल्दी, सबसे पहले तो लोड शेडिंग, उसके बाद आप देखेंगे इकनॉमिक इश्यूज़ पर ख़ास तौर पे महंगाई कम करने के लिए, इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए, इकानमी को रिवाइव करने के लिए आप हर हफ्ते कोई ना कोई नई बात सुनेंगे। सर, बजट में क्या सबसे बड़ा रिलीफ देंगे लोगों को? बड़ी एक्सपेक्टेशन। वो तो खैर अब पेश वक्त है, लेकिन बजट बना के सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट रिवाइव करके महंगाई और बेरोजगारी कम करें, वही आवाम का सबसे बड़ा रिलीफ है। के लिए कहा जा रहा था कि शायद अभी नहीं, गवर्नमेंट जाएगी, अभी नहीं। तो क्या प्लान क्या है सर? अभी नहीं, वो आप सुन लेंगे बारी, कोई ठीक है, इंशाल्लाह गुजारा हो रहा है, कोई बात नहीं। बहुत बड़ी बात जो सरताज अजीज़ साहब कह रहे थे, क्या ये इनकी राय है, क्या ये मुस्लिम लीग नून की राय है, क्या ये हुकूमत की राय है कि गुजारा करेंगे, IMF के बगैर गुजारा करेंगे। शकील अहमद हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद है, आइए उनसे मजीद बात करते हैं। शकील, क्या लग रहा है आउटलाइन, इससे पहले कि अपने पहले से हम बात करें, ज़रा बताएं कि इस खबर की कुछ डिटेल के क्या इंटेंशन लग रही है हुकूमत की, मुस्लिम लीग नून की, इस हवाले से कि क्या इस बजट में आगे चल के IMF के बगैर गुजारा हो सकता है तो कैसे हो सकता है? देखिए अली साहब, प्लान यही है PMLN की गवर्नमेंट का कि तकरीबन जो फर्स्ट क्वार्टर होगा एटलीस्ट वो गुजारा किया जाए, किसी तरह IMF के पास जाए बगैर। और ऑन द रिकॉर्ड तो ये प्लान बताने को तैयार नहीं थे फिलहाल, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड कुछ चीज़ें हमें PMLN के रहनुमाओं से मिली हैं और उनका कहना यह है कि 3 से 4 ऐसे सेक्टर्स हैं जिन पे हम फोकस करेंगे तो हमें IMF की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फॉर इंस्टेंस, सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि टेलीकॉम सेक्टर है जिसमें इन्वेस्टमेंट से हमारे पास 2 से 3 बिलियन डॉलर आने का इम्कान है। इस सेक्टर के अंदर 3G लाइसेंस का इजरा है, फिर GSM लाइसेंस है, फिर लॉन्ग डिस्टेंस इंटरनेशनल कॉल्स वो एक लाइसेंस है। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि CSF की मद में भी 2 अरब डॉलर के जो वाजिबात हैं वो पेंडिंग हैं, उस पर भी काम किया जाएगा। और इसके अलावा सऊदी अरब से बड़ी बात हो रही है क्योंकि अच्छे टर्म्स हैं शरीफ फैमिली के सऊदी हुकाम के साथ। उनका अंदाज़ा ये है कि सऊदी अरब से डेफर्ड पेमेंट पर आयल मिलेगा और अच्छी खासी अमाउंट होगी, एनुअल तकरीबन 4 बिलियन डॉलर तक हमें बताया जा रहा है कि इसके लिए प्लान तय किया जा रहा है। और साथ साथ चीन और UAE से भी कुछ करेंसी जो है वो इमदाद मिलने की तवक्को है, 1 बिलियन डॉलर तक। तो इनिशियली जो पहला होगा क्वार्टर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर्स का, उसमें उनका ये कहना है कि हमें थोड़ा बहुत कुशन मिल जाएगा कि हम सर्वाइव करें, IMF के पास ना जाएं। और लोकल लेवल पे कुछ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं और जिस तरह IESCO है, लेस्को, फेस्को, इस तरह तकरीबन 5 से 6 कंपनीज़ हैं जिनकी निजकारी का भी प्रोग्राम है और इस पर भी वो बात करेंगे। तो मजमूई तौर पर नेक्स्ट ईयर 3.5 बिलियन डॉलर्स की पेमेंट भी करनी है IMF को और IMF के पास जाना भी नहीं है। और लोकल सतह पर इन्वेस्टमेंट और निजकारी के जरिए इनका प्लान ये है कि हमारे साथ रहिए, कुशन पैदा करें। हमारे साथ रहिए। अब यही हम बात करते हैं अपने पैनलिस्ट के साथ। आपसे तारुफ करवा दूँ अपने मेहमानों का। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद कादार साहब, साबिक गवर्नर हैं स्टेट बैंक के, मारूफ मईशतदान भी हैं और बड़ा पुराना हमारा इनका ताल्लुक़ है। उनके साथ मौजूद हैं डॉक्टर कैस असलम, माहिर माशियात हैं। आप तकरीबन उनको हमारी हर बजट ट्रांसलेशन देखते हैं, इस दफ़ा भी हम उनका खासा टाइम लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों हज़रात का। शाहिद साहब, आपसे स्टार्ट करता हूँ। आपने सारी चीज़ें सुन ली जो शकील बता रहे थे कि एक मोटा मोटा मनसूबा बन गया है कि एटलीस्ट फर्स्ट क्वार्टर में सर्वाइव करने की कोशिश की जाएगी। कितना वायबल है? देखिए, बात यह है कि उन्होंने जिक्र किया 3 चीज़ों का, उसको मैं आप थोड़ी सी पहले वजाहत कर। उन्होंने कहा जी CSF कोलिशन सपोर्ट फंड से 2 अरब डॉलर हैं। ठीक है, मैं आपको आज लिख के दे देता हूँ कि पूरे साल में 500 मिलियन आएंगे। ठीक है, वो कह रहे हैं 2 अरब
500 मिलियन इन द फिस्कल ईयर, जी जी पूरे साल। पूरे साल। ठीक ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं। दूसरी बात उन्होंने ये की कि जी हमें सऊदी अरेबिया से $4 अरब सालाना। अब ये शकील साहब Deferred की payment, शकील हाँ साहब नहीं की नहीं ज़ाहिर है शकील साहब उनके की अपने sources अपनी हैं। हाँ अपनी सोर्सेज हैं, मुझे नहीं पता वहाँ क्या है, लेकिन मेरे लिए मुश्किल है ये इसको मानना कि सालाना $4 अरब की डिफर्ड ऑयल की पेमेंट हो। ठीक। तीसरी बात की गई कि जी चीन से और यूएई से, यूएई की तो मैं कह नहीं सकता, चीन से ये कहा गया कि $1 अरब। अच्छा ये मैं आपको बता दूं कि चीन से जो हमारी वो करेंसी के हवाले से कह रहे थे, हमने क्या किया, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट तो नहीं वो करेंसी स्वैप है क्या, हमने कर्जा लिया। सो इसको कंफ्यूज ना करें कि वो ये है कि वो हमें रिमिम्बी दे देंगे, युआन दे देंगे तो हम उनको रुपए पकड़ा देंगे, नहीं। वो बड़ी सादा सी एक उनके साथ एक मुआहदा है जिसके तहत वो हमें कुछ युआन दे देंगे कर्जे के तौर पर, तो ठीक है वो कर्जा आ जाएगा, 3 साल का कर्जा है, 3 साल बाद वापस करना, ठीक। सो उस हद तक जैसे आपको और मुझे पता है कि आपकी बैंक में कुछ पैसे आ जाएंगे, पर अगर ये समझ रहे हैं कि वो कोई किसी को हमारी फुप्पी है जिसने हमें पैसे दे दिए, वो वाली बात नहीं है, ठीक है। सो मैं ये कहना ये चाह रहा हूँ, जिस पर थोड़ी सी वजाहत कर दूँ कि हमारे पास जैसे शकील कह रहे थे हमने कोई अदायगियाँ करनी है, ठीक। वैसे अगर आप देखें तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट 101.4 अरब डॉलर होगा साल के आखिर में, जून की बात तक कर रहा हूँ। वो इतनी बड़ी रकम नहीं है, लेकिन उसको कहीं से तो पूरा करना है। अगर आप रिजर्व्स को कम करेंगे, ठीक, रिजर्व्स आपके 6.5 अरब, नहीं मैं उसी पे आ रहा हूँ। देखें जो आपकी बैरूनी करेंसी के ज़खायर हैं वो 6.5 अरब में 3 चीज़ें, एक ये चाइना के कुछ पैसे हमने लेके ऐसे किए, ठीक हो गया, कुछ अच्छा, IMF के हमने देने। दूसरी चीज़ जो हम भूल रहे हैं वो ये है कि जो हमें पैसे हमने ये 6.5 है वो बैंकों से 2.7 अरब डॉलर हमने उधार लिया हुआ बैंकों से, वो कुछ अरसे के लिए लिया हुआ, वो अगर वापस करना पड़ा और दोबारा लेना पड़ा, आपका रिजर्व जीरो है, मैं ये कह रहा हूँ, वो दोबारा लेना पड़ा तो जाहिर है वो कारोबारी लोग हैं बैंक वाले, तो दे तो देंगे पर उसकी कीमत देनी पड़ेगी, ठीक है। और आखिर में ये इसी हवाले से कहते देखें जब मार्केट को पता चलता है कि जी आपके फॉरेन करेंसी ज़खायर पर दबाव पड़ रहा है, तो वो उसकी जो मार्केट की सेंटिमेंट है मुझे नहीं पता क्या होगा। मिसाल के तौर पे ये जो बाहर के लोगों ने, उसमें मुझे नहीं पता कितने बाहर के लोग हैं पाकिस्तान जिनने बाहर से पैसे भेजे हुए हैं, वो इस वक्त $4 अरब उनकी मार्केट की कीमत है। आप मुझे ये बताएं कि वो $4 अरब लीगल आया हुआ है, अगर वो वापस जाता है तो रुपए पर कितना दबाव पड़ता है। ये जो बातें हैं कि जी हम 3G को आज बेच देंगे कल बेच देंगे, मैं नहीं कहता बिकेगा नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी अदायगियाँ होनी है, उससे पहले पैसे आएंगे कि उसके बाद आएंगे पैसे आएंगे। सो वो जो कैश तो वो तो दबाव पड़ेगा। मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद फिर डॉक्टर कैस असलम का भी लेते हैं कमेंट। नाज़रीन छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मजीद इंफॉर्मेशन, मजीद तज्जिया आपके साथ, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले बात हुई जो सामने आई हमारे बात कि सरताज अजीज़ साहब का ये कहना है कि IMF के बगैर भी गुजारा हो सकता है। शाहिद कारदार साहब ने डिटेल से हमें समझा दिया कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगे। डॉक्टर कैस असलम भी क्या टेक है, आइए उनसे पूछें। डॉक्टर साहब 2 पॉइंट ऑफ व्यू हमारे सामने आ गए हैं। हो सकता है कि ये एक पर्सनल राय हो या पार्टी की राय हो सकता है कि गवर्नमेंट के इस वक्त किसी और तरीके से भी सोचा जा रहा हो। आपकी अपनी क्या राय है, क्या पॉसिबल है? देखें, जो आपकी इंटरिम गवर्नमेंट थी उन्होंने एक सेमी ऑफिशियल एग्रीमेंट तो किया IMF से कि कुछ महीने के लिए वो जो हमने देना था कर्जा उसको अगली गवर्नमेंट जो ये गवर्नमेंट है उस तक और इनसे रीनेगोशिएट किया जाएगा, तो उस पे इंटरेस्ट रेट पे तो वो कर दिया था। तो अभी आना है IMF ने, देखना है कि IMF से पैसे लेना ज़्यादा फ़ायदेमंद है या IMF के बगैर ये बाकी सोर्सेज से पैसे लेना। क्योंकि ये बात तो मैं भी आपको बता सकता हूँ कि IMF को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको पैसे देने इसका इशू
पॉलिटिकल वेटेज का तो हो सकता है, इकोनॉमिक वेटेज का उस तरह नहीं है। इकोनॉमिक का वेटेज का तो सीधा कॉस्ट बेनिफिट है कि कौन सी सोर्स से आपको वो पैसा, क्योंकि पैसा चाहिए। मगर IMF ने शर्तें जो लगानी हैं कि अमीरों पे लगाओ टैक्स, डायरेक्ट लगाओ और डाउन साइज करो, और ये जो 4-5 आपके सफ़ेद हाथी हैं उनको ठीक करो। तो सफ़ेद हाथियों को तो मुस्लिम लीग नून के अपने मंशूर में भी शामिल है कि फिर IMF पे जाने के लिए क्यों डर रहे हैं? इसमें एक चीज़ है, शायद साहब आप भी कमेंट कर दें, मेरी भी IMF से बात हुई थी। उनका ये कहना था कि जो हमारा बुनियादी इशू है वो सब्सिडी का। अब बिजली आ नहीं रही लेकिन बिल उतने ही आते हैं। आप सब्सिडी हटा देते हैं 200 अरब से ऊपर की, तो क्या कोई पाकिस्तान में बिजली अफोर्ड कर सकेगा? क्या ये गवर्नमेंट ये स्टेप ले सकती है? बहुत कड़वा स्टेप है। नहीं, वो आप ठीक कर देखें, बात ये है कि इस वक्त जो अगर आप बिजली को देखें तो आप हैरान हो गए। खसारा पता है कितना है? 10 लाख रुपए मिनट है, 10 लाख रुपए मिनट है। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई इन मसाइल का हल हमने खुद निकालना है ना, IMF ने तो नहीं आके करना। बात यह है कि हम सारे घूम फिर के IMF को कहते हैं कि जी वो कड़वी गोलियां देगा, वो हम पर सख्त और कड़ी शराइत लगाएगा। मैं ये पूछता हूँ कि हमने हल अपना निकालना है ना, तो या तो हम ऑल्टरनेटिव हल निकाल लें। दो ही तरीके हैं ना, या टैक्स की मद में आमदन बढ़ा लें या खर्चे कम कर लें, या दोनों का एक मिक्स कर लें। अब ये इसके लिए ये तो हो नहीं सकता कि हम IMF को कहें कि तुम आओ हमारी इमदाद को आओ, लेकिन तुम्हारी शराइत भी मंजूर नहीं है और उसके बदले अपना एक प्रोग्राम भी ना दें। ठीक है ना, आप और मैं क्या करेंगे? कोई आपके पास आता है तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे अच्छा यार अपना अल्टरनेटिव प्रोग्राम बताओ कि आप अपने मसले का हल कैसे निकालेंगे। हमने देखना तो वो है। अच्छा, जहाँ तक बात रही IMF की, मेरा अपना ख्याल है कि जितनी देर तक मुझे समझ में आता है कि अमेरिका इस खत्ते में, अफ़गानिस्तान में जब तक है, तो शायद इतनी कड़वी गोलियाँ हमें ना खानी पड़े 2014 तक। और मेरा ये ख्याल है कि वो जो कड़ी शराइत की हम बात कर रहे हैं वो शायद इतनी कड़ी ना हो वो 2014 तक। लेकिन एक चीज़ मैं वाज़ेह कर दूँ, आप और कैस का मेरा ख्याल ये था कि आपका ख़ास तौर पे कि जी हमें वो पैसे दे दें। ये बता दूँ, हमने उनके तकरीबन 9 अरब देने हैं, कुछ पुराने भी पड़े हुए थे, 8 अरब ECF के भी पड़े हुए। हाँ, सो 9 अरब रफली है। ये मैं आपको बता दूँ कि वो 5 से ज़्यादा नहीं देंगे, यानी कि नेट हमें उनके देने पड़ेंगे। ये बात समझ आ रही है? 9 हमने उनके देने, वो हमें 5 दे देंगे ज़्यादा से ज़्यादा मज़ीद। ठीक है, ये नहीं है कि जो 9 पहले दिए थे वो कहेंगे कि अच्छा जी वो एडजस्ट हो गए। हाँ, बेसिकली इट्स अ डेट ट्रैप। सो पॉइंट इज़ कि आपने अपने हालात को ठीक करके, कोई और आके करेगा नहीं इसमें। ठीक है ना, और ये हमारा तो मसला क्या है? शायद साहब बताएं ना, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? डिसिप्लिन, पहले फाइनेंशियल डिसिप्लिन लाएं, क्या बुनियादी है। देखिए, और एक चीज़ ज़रूर मैं कहूँगा, एक इसमें कोई शक नहीं कि ये इसकी हुकूमत के आने से PMLN की 2 चीज़ों में मैं समझता हूँ कि ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। पहली बात ये कि क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस पहले से बेहतर हो जाएगी, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है। दूसरी बात ये है कि क्योंकि ये बिज़नेस फ्रेंडली है, तो एक हद तक जो सरमायाकार के लिए जो माहौल है वो बेहतर होगा, उसकी वजह से भी सरमायाकारी में इजाफा होगा। सो वो जो हम पहले ब्रेक में भी बात कर रहे थे, रोज़गार के मौके, बिजली के हवाले से हल, तो उससे एक मोमेंटम की हद तक बन सकता है, लेकिन वो सिर्फ एक हद तक आगे जाएगा। हमें अब, हम माने ना माने, सर्जरी की ज़रूरत है। हम समझते हैं कि छोटी मोटी खट्टी मीठी गोलियां खा के हम पोस्टपोन ज़रूर कर सकते हैं, इसकी डिले ज़रूर कर सकते हैं, पर किसी ना किसी स्टेज पर सर्जरी की ज़रूरत। डॉक्टर साहब, आपके ख्याल से सर्जरी कंपोनेंट्स क्या होने चाहिए? बिल्कुल जी, सर्जरी के 2 बेसिक कंपोनेंट्स, एक तो गवर्नेंस ही है कि कट डाउन ऑन योर एक्सपेंडिचर, और बड़ी सीरियसली आपके जो 2, 3, 4 बड़े खर्चे हैं उनके ऊपर रिकंसिडर करना पड़ेगा। क्या आपको इस खित्ते में इस तरीके से डिफेंस रखनी ज़रूरी है या नहीं है? क्या आपको ये कर्ज़ों पे मुल्क चलाना या उसकी ट्रेंच, क्या आपने इतनी बड़ी ब्यूरोक्रेसी और उसके आगे पर्क्स रखने हैं? लॉ एंड ऑर्डर के इशू तो आता रहता है, मगर लॉ एंड ऑर्डर, इतनी बड़ी पुलिस और इंफ्रास्ट्रक्चर के बावजूद आप उसको हल नहीं कर सक रहे, तो क्या अल्टरनेट है इस किस्म के? फिर हेल्थ, एजुकेशन, क्या ये पब्लिक सेक्टर में रहनी है या नहीं? और ये 5 जो सफ़ेद हाथी हैं, इनका क्या करना है? ये बड़े सीधे
इश्यूज हैं। शकील बता रहे थे कि बहुत सारी प्राइवेट जो डिस्ट्रीब्यूशन के इदारे उनको प्राइवेटाइज भी किया जाएगा। मैं सारे शकील की तरफ दोबारा चलते हैं। मैं इस पर भी कुछ कहना चाहूँगा अगर आप इजाज़त। दो तीन बड़ी जल्दी छोटी छोटी चीज़ें। पहली बात यह है कि आपने कहा सबसे बड़ा खर्चा सब्सिडी, अखराजात को देखना और टैक्स को देखना। मैं आपको दो तीन इदाद शुमार दे देता हूँ। हमारा अब टैक्स टू GDP रेशो अफगानिस्तान से भी कम हो चुका है, ठीक। अच्छा, दूसरी बात ये कि आप हैरान होंगे, एक ग्वाटेमाला एक मुल्क है जिसको आप शायद दुनिया के जो मैप है उस पर ढूंढना मुश्किल होगा, उसके है 1 करोड़ 50 लाख आबादी, उनके यहाँ पाकिस्तान से ज़्यादा टैक्स पेयर, ठीक। आप हैरान होंगे कि इस वक्त 40,000 इंडस्ट्रियल कनेक्शन है, ठीक है, और 40,600 NTN नंबर है कंपनियों के। पता है कितनों ने आप हैरान होंगे कितनों ने एक्चुअली टैक्स रिटर्न फाइल की पिछले साल? 16,800। अच्छा, 32,000 कमर्शियल कनेक्शन है बिजली के, 32 लाख बिजली के कमर्शियल कनेक्शन है। आपको पता है कितने लोगों ने टैक्स अदा किया? वो जो रिटर्न फाइल किया जो दुकानदार था या होलसेलर था पिछले साल 34,000। सो अगर हमने ये काम नहीं करना, जो दे सकता है इस्तात के मुताबिक उससे टैक्स ले लेना, ठीक। 4 लाख जैसे मैं कह रहा था सनती कनेक्शन है, तो उसमें से सिर्फ 46,800 कंपनियां जिनके NTN नंबर है और उसमें से 16,800 ने सिर्फ जमा कराया। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये निज़ाम टैक्स वाला और अपनी अखराजात और तरजीहात, आप इस पर कोई दो राय नहीं हो सकती कि हमने बिजली का कुछ करना है। बिजली के करने के लिए आप देखने वाली बात यह है कि भाई हम जो खर्चे कर रहे हैं सड़कें बनाने पर, मैं और आप पहले माल बनाएंगे तो सड़क पे लेके जाएंगे ना। तो मैं तो टूटी हुई सड़क पे भी अपना माल ले जाऊंगा, पहले बना तो लूँगा, तो भी उसके लिए बिजली पहले चाहिए, ठीक। सो वो तरजीहात की असर नौ तश्कील और उसको रिस्ट्रक्चर करने की जरूरत। डॉक्टर साहब, हम हर साल बात करते हैं टैक्स टू GDP रेशो बढ़ाना चाहिए। अब बात हो रही है कि बढ़ाया जाएगा विद पीरियड ऑफ 5 years, मगर कहाँ प्रॉब्लम कहाँ आती है? हर दफ़ा हम वहीं पे खड़े होते हैं 9 की पेज 10। प्रॉब्लम अगेन वही है कि बड़ी डिटेल्ड शायद ने बता दिया है, बिल का ही इशू है और फोकस्ड आना है इशू। मशीनरी बिल्कुल बेकार हो गई है, क्या करना है? ये अभी भी एक ऐसा मुल्क है जिसमें कुछ खास तबके बहुत पैसा बना रहे हैं। कितने परसेंट उन तबकों में से टैक्स के अंदर हैं? ये टैक्स टू GDP रेशो जो है ये तो डायरेक्ट टैक्स की बात कर रहे हैं ना। इनडायरेक्ट टैक्स जो कौम देती है वो तो सारी सब देते हैं। सो इशू बिल्कुल वो रिस्ट्रक्चर करने का है कि डायरेक्ट टैक्स, प्रोग्रेसिव टैक्स और उन लोगों पे टैक्स, उनके देखिए 3 किस्म के टैक्सेस होते हैं ना। इनकम टैक्स है, कंजम्पशन टैक्स है या सेविंग्स टैक्स है। आपने इन तीनों में देखना है ना कि आप सेविंग टैक्स लेना है, वो जिनकी सेविंग होगी उस पर लेना है। इनकम एक ख़ास छूट के बाद आपको एक प्रोग्रेसिव लाना पड़ेगा। अगर आपने IMF के पास नहीं जाना तो मुल्क के अंदर जो सोर्सेज हैं और फिर वो जो कंजम्पशन टैक्स है उस पर सेल्स टैक्स तो पिछली गवर्नमेंट ने जाते जाते बढ़ा दिया। सही कह रहे हैं। तो ये इनकम और सेविंग टैक्स जो हैं, जिसको वेल्थ टैक्स और इनकम टैक्स कहते हैं, जब तक उनको स्ट्रीमलाइन नहीं करेंगे, ये अब पुराने टैक्स पेयर को और निचोड़ के सिर्फ वो हमेशा यही करते आ रहे हैं। आप पंजाब में भी देख लें, कतल आप पंजाब को देख लें, पिछले 5 साल में ज़रूरी आमदन पर टैक्स लगा हुआ है, कानून है, इकट्ठा हुआ नहीं लिया। आई हैव टू टेक अ ब्रेक, फिर वापस आते हैं। नाज़रीन, छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद फिर शकील साहब की तरफ चलेंगे जिनके पास कुछ फिगर्स हैं टैक्सेशन के हवाले से। क्या टारगेट है, क्या रहा, रिवाइज क्या था, पूरा हो सकेगा या नहीं? गालिबन नहीं, शकील साहब से पूछेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हमने ब्रेक पे जाने से पहले कहा था कि शकील साहब से कुछ फिगर्स लेंगे टैक्स के हवाले से, ज़रूर लेंगे, लेकिन पहले लाहौर में ही हम जाहिद आबिद से बात करेंगे। वो कुछ फिगर्स दिए थे पंजाब बजट के हवाले से, बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए जाहिद साहब से बात करें। जाहिद साहब, ये बताइएगा कि पंजाब के बजट का वॉल्यूम कितना होगा, क्या क्या फिगर्स आपके पास हैं इस हवाले से? जी नहीं, जो मौजूदा वफाकी हुकूमत है उसके लिए जितना वफाकी बजट अहम है उतना ही शायद पंजाब का बजट भी
अहम है, क्योंकि उनकी जो मेन कॉन्स्टिट्यूंसी है वो पंजाब ही ख्याल की जा रही है, इसलिए उनकी पूरी तवज्जो जो है वो ये है कि पंजाब में भी एक ऐसा बजट दें जो कि अवाम दोस्त कह सकें वो। तो उसके लिए अब तक जो ब्यूरोक्रेसी के हाथ में जो चीज़ें हैं वो तो 2+2 के आदी होते हैं और उसी पर काम हो रहा है कि उन्होंने उसी हिसाब से सब कुछ करना है। लेकिन अब चीज़ें तब्दील होना शुरू हुई हैं आज से, जब सियासी हुकूमत की मुशावरत शुरू हो चुकी है। अब तक जो हमें मालूमात हासिल हुई हैं उसके मुताबिक पंजाब का जो कुल हुजम इस वक्त तक डिसाइड किया गया वो तकरीबन 860 अरब रुपए का है, जिसमें से 270 अरब रुपए तरक्याती प्रोग्राम के लिए रखे गए हैं, जिससे अंदाज़ा होता है कि किस तरह ये तरक्याती प्रोग्राम को कितनी अहमियत दे रहे हैं। जैसा कि कैसा पहले बात कर रहे थे डिफेंस और पुलिस की, तो पुलिस पंजाब के बजट में भी हमें नुमाया नज़र आ रही है, जिसके लिए तकरीबन 77 अरब रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं पुलिस के लिए। उसकी जो आउटपुट है वो एक क्वेश्चन उस पर लाजमी है। तो ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसके लिए इनकी अब मुशावरत शुरू हुई है आज से बाकायदा, गो के पहले भी होती रही है, इलेक्शन के बाद से इन्होंने मुशावरत शुरू कर दी थी गैर सरकारी तौर पर, लेकिन अब एक बाकायदा मुशावरत का अमल सरकारी हलकों की जानब से शुरू हो चुका है। इसमें जो एक ख़ास चीज़ कल ऐलान की है वज़ीर आला पंजाब ने बनने के बाद उन तकरीर में कि सोलर पे जो ट्यूबवेल लेके जा रहे हैं उसको खासा वेलकम किया गया। अब उसके लिए कितने पैसे रखे जाते हैं बजट में उसका अभी हतमी डिसाइड नहीं हुआ, लेकिन ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि अगर वाकई ये करने में कामयाब हो जाते हैं और ट्यूबवेल सोलर एनर्जी पे ले जाते हैं तो इससे पंजाब को एक यकीनन खासा बूस्ट मिलेगा और एक ग्रीन रेगुलेशन या लोगों को जो एक रोज़गार देने का इनका वादा है वो खासी हद तक पूरा होने का इम्कान है। तो ये ऐसे इनको नज़र आ रहा है कि जैसे इनके लिए पंजाब जो है वो उसे एक रोल मॉडल बनाना चाह रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा के लिए भी और सिंध के लिए भी, कि पंजाब में इनके जो मंसूबे हैं उसमें हमें इस वक्त जो मालूमात हैं इस दफ़ा शायद कोई उस तरह का बड़ा मेगा प्रोजेक्ट जो कि मेट्रो की सूरत में नज़र आया या लैपटॉप की सूरत में नज़र आया जिस पर बहुत ज़्यादा जाहिद आप ये सजेस्ट कर रहे हैं कि ये जो पंजाब का बजट होगा ये वो बजट नहीं होगा जिसको रिपोर्ट करते करते मेरे और आपके बाल सफ़ेद हो चुके हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त हमें यही तो हो रही है कि इसमें ऐसे इनिशिएटिव लिए जाएंगे जिससे लोगों को वाकई रिलीफ मिल सके। और उसमें जैसे कि मैंने जिक्र किया कि सोलर एनर्जी जो ट्यूबवेल की है वो बहुत ज़्यादा वेलकम किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो एग्रीकल्चर है वो बहुत ज़्यादा है। थैंक यू जाहिद, हमारे साथ रहिएगा। थोड़ी देर के लिए हम चलेंगे इस्लामाबाद। शकील हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद से, और पहले आप उनकी बातें सुन चुके हैं जो कि वो खबर के हवाले से बात कर रहे थे IMF के हवाले से। शकील के पास कुछ फिगर टैक्सेशन के हवाले से भी हैं, तो आइए उनसे टैक्सेशन के हवाले से पूछते हैं। शकील थोड़ा सा हमें समझाएं क्या टारगेट्स रखे गए थे, फिर क्या रिवाइज टारगेट्स हुए और अब उनकी क्या सूरत हाल बनी है और क्या नज़र आ रहा है। देखिए अनीस साहब 2381 अरब रुपए टैक्स टारगेट रखा गया था जो ऑनगोइंग फिस्कल ईयर है इसके लिए, और उस वक्त कहा जा रहा था कि ये इंतहाई अनरियलिस्टिक टारगेट है, अचीव होना मुश्किल है, और ऐसा ही हुआ। तकरीबन 2 बार इसको रिवाइज़ किया गया और अल्टीमेटली 2050 अरब रुपए कर दिया गया। लेकिन सिचुएशन ये है कि इस वक्त भी आज तक भी इसमें 331 अरब रुपए की कमी है, यानी मई तक सिर्फ 1667 अरब रुपए जमा हो चुके हैं और 331 अरब जमा करने हैं 30 जून तक। आप अंदाज़ा लगाएं कि कितना बड़ा टारगेट है और दिन काफ़ी कम है। अभी बात कर रहे थे शाहिद साहब और डॉक्टर कैस साहब, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि टैक्स टारगेट जो टैक्स नेट में लोगों को लेकर आना है वो ज़रूरी है, क्योंकि नवाज शरीफ और उनकी जो पूरी फैमिली है उनका बिजनेस से ताल्लुक़ है। अगर 3.1 मिलियन जो कि डॉक्यूमेंटेड फिगर है, कहा जाता है कि नादरा के पास भी ये तमाम लोगों के डिटेल्स मौजूद हैं, उनको सिर्फ नोटिस देना है, टैक्स नेट में लाना है। अगर ये काम कर जाएं तो इनके लिए शायद काफ़ी सहूलत हो जाएगी। ये वो लोग हैं जो तमाम जिनके पास काफ़ी सहूलियात हैं, बैरून मुल्क सफ़र करते हैं, बैंक बैलेंस है, गाड़ियाँ हैं। आम लोग तो इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए जिस तरह भी जिक्र हो रहा था, चाय की पत्ती पे भी, साबन पे भी, हर जगह टैक्स देता है, लेकिन अगर ये टैक्स नेट बढ़ाना है तो फिर हम बात करते हैं अपने पहले से। शाहिद साहब आपने दोनों चीज़ें सुन ली, आपने जाहिद साहब की बात भी सुन ली और शकील साहब की बात भी सुन ली है। पहले टैक्सेशन के हवाले से बात कर रहे थे तो शकील की बात को ज़रा कंटिन्यू कर लेते हैं। शकील भी ऑलमोस्ट वही बात कर रहे हैं, आपके पास लोग आइडेंटिफाइड हैं, आपने सिर्फ उनको अभी फ़िलहाल तो लेटर भेजने। इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस दो, वो उसको रिस्पॉन्ड करेंगे, फिर उनके एंटीन बनेंगे, फिर वो बाप मरेंगे बैल बटेंगे, बट ये करना तो पड़ेगा कभी ना कभी। ठीक है, देखें ना, ये पिछली भी आपको याद होगा कि हफीज़ शेख साहब ने भी उस ज़माने में कोई 7 लाख लोगों का नाम लिया, क्या बना होगा। तो हम सारे कह रहे हैं कि जी डेटा बड़ा अच्छा है, मुझे नहीं पता, सच्ची बात ये है। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई ये मैं सुन चुका हूँ, बड़ी दफ़ा सुन चुका हूँ। तो उस ज़माने में जब 7 लाख लोगों का, तो आखिरकार कुछ को नोटिस तो गया होगा कितना इकट्ठा हुआ तो बताया ना। आपके सामने आ रहे हैं कि नहीं, मैं तो इसीलिए पूछ रहा हूँ कि ये मैं सुनता रहता हूँ कि जी 32 लाख लोग हैं, फलां है, ढींग है,
मैं तो सिर्फ बुनियादी बात पूछ रहा हूँ। उस ज़माने में 7 लाख लोगों की बात हुई। मैं पूछना चाहता हूँ, नोटिस गए कितना इकट्ठा हुआ? आज तक पता चला? आपको? मुझे तो नहीं पता चला। बल्कि मैंने तो ये तक सुना है कि बहुत नोटिस गए ही नहीं है, वो लेटर ही नहीं जा सके हैं बहुत जगहों पे। तो वो तो एफिशिएंसी का आलम ही यही है। मुझे अंदर की कहानी पता है, इसलिए मैं कुछ कह नहीं बताएं ना अंदर की कहानी क्या है। मैं वो छोड़ा उसको। मैं ये कहना ये चाह रहा हूँ अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन आंसर कर दूं तो बता देंगे। अच्छा, अब देखिए, सो बुनियादी बात वो, ठीक। अच्छा, अब एक टैक्स वाली साइड है और वो दूसरी वो खर्चों वाली साइड है। मैं अब ज़रा मैं उनकी बात सुन रहा था, जाहिद की। अब मैं थोड़ा सा घबरा जाता हूँ जब मैं लफ्ज़ सुनता हूँ अवाम दोस्त बजट। मुझे और आप हम सब समझते हैं, सियासी चीज़ें भी कुछ हद तक समझता हूँ मैं, मेरी समझ सियासी मामलात की बड़ी कमज़ोर है, लेकिन ये समझ में आती है कि जो नई हुकूमत आती है शुरू के दिनों में वो कड़वी गोलियाँ लोगों को दे सकती है। अगर आप कहते हैं कि शुरू के दिन भी अवाम दोस्त होंगे, इलेक्टेड गवर्नमेंट, हाँ, वो उसी की बात कर रहा हूँ कि वो भी अवाम दोस्त शुरू के दिनों के, तो बाद में कड़वी गोलियाँ खिलाना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। मैं बिल्कुल इसके हक में हूँ कि सोलर ट्यूबवेल्स की बात हो रही है। मैं आपको कहूँ कि हमने सबसे बड़ी हिमाकत क्या की, हमने देही इलाकों में विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम, वो जी अब वो हमने गैस भी घरों में पहुँचा दी है। हमने क्या किया, हमने वही काम किया। हमने सड़कें वो अब बिजली की लाइनें बिछा दी। मैं समझता हूँ कि हमें चाहिए था देहात के प्रोग्राम में, ख़ास तौर पर जहाँ छोटे देहात के सोलर के ज़रिए वहाँ पर बिजली पहुँचाते। वन टाइम कॉस्ट थी, दैट वुड बीन अ फार बेटर स्ट्रेटजी देन वी हैव अडॉप्टेड कि वहाँ पे हमने ब्रेक पे जाने में क्विकली डॉक्टर साहब पे ये ज़रूर डॉक्टर साहब, ये बात हो रही बजट के हवाले से, पंजाब के बजट के हवाले से बात हो रही, वो नून की हुकूमत तो फिर पंजाब में ही है ना, प्रेफरेंस तो रहेगी। नहीं, इस बात पे मैं भी एग्री कर रहा हूँ कि ये सोलर जो ट्यूबवेल्स हैं, इट्स अ वेरी गुड थिंग, बट ये आप ट्यूबवेल सोलर लगा के भी दे रहे हैं, उनको कर्जा देंगे वो लगाएं आप। और अगर यही करना था तो आई एग्री के अल्टरनेट सोर्सेज से, विंड और सोलर से सारे देहात को आप एनर्जी दें, ग्रिड से निकालें, सिर्फ ट्यूबवेल क्यों? इस वक्त पाकिस्तान में रफली 90% जो आबादी है उस तक बिजली की ट्रांसमिशन तो मौजूद है, आए ना आए वो एक अलग बात है। 90s में ये 60%। पर आप सोचें ना, छोटे छोटे घरों में आप क्या जाके एक मीटर लगाएंगे, फिर एक मीटर रीडर जाके उसको मीटर पड़ेगा यार, ये मतलब आप सोचें ना। और ख़ास तौर पे आप जो छोटे देहातों की हम बात कर रहे हैं, बलूचिस्तान में और सिंध में बड़े छोटे छोटे देहात हैं, बड़ा मुश्किल है। हाँ, और आप चले जाएं आज़ाद कश्मीर, वहाँ पे भी यही हाल है। वो पहाड़ी पे बैठा हुआ है, आपने वहाँ बिजली उसके घर में उस तरह पहुँचाई हुई है। अब जाके वो ऊपर जाएगा, जाके वहाँ पर मीटर रीडिंग करेगा। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये हमें चाहिए भी कि थोड़ी सी सोच विचार कर लें कि इन चीज़ों का दूसरे हल आज टेक्नोलॉजी के जरिए वाली कहानी जरा मुझे बताएं थोड़ी सी। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि जब कुछ लोगों को नोटिस दिए गए, बड़े कम लोगों को, तो उन्होंने यहाँ कहा जी बिल्कुल है, मेरे पास गाड़ी है, मैं बाहर भी जाता हूँ, असल में मेरा भाई मुझे पैसे भेजता है और वो रेमिटेंस के जरिए, हाँ, और वो हम सबको पता है कि वो रेमिटेंस किस नौयत की है, ठीक है। और इस किस्म की कई कहानी है, मुझे नहीं पता। वो सेक्शन 111 है, सब सेक्शन 4 है, उसके तहत आप उसके ज़रिए पैसे घर भिजवा दें और वो आपका पैसा साफ भी हो जाता है, अच्छा, धुल जाता है, सफ़ेद हो जाता है। वो इसलिए आप शक का वो इज़ार कर रहे थे, वो जो फॉरेन पोर्टफोलियो वाले जो आते हैं, वो एक अलग बहस है। मुझे भी शक है वैसे, वो एक अलग बहस है। मैं सिर्फ ये कह रहा था उसके हवाले से। मुझे एक ब्रेक पे जाना है नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के दौरान में मैं शाहिद साहब से वो इनसाइड स्टोरी जानने की कोशिश करता हूँ। अगर मुझे मिल गई, आई प्रॉमिस कि ब्रेक के बाद मैं तो फोड़ दूँगा। वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक के बाद हम अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं आइंदा आने वाले बजट के हवाले से क्या अदाद शुमार हमारे पास अब तक आ चुके हैं। फिर चलते हैं इस्लामाबाद शकीर साहब के पास। शकीर साहब, इकनॉमिक सर्वे के फिगर्स तो मैं अपने पैनलिस्ट को दे दूंगा, आप बताएं आइंदा माली साल के हवाले से क्या क्या चीज़ें अब तक आपके पास आई हैं बजट के हवाले से। देखिए अनीस साहब, इसमें नए माली साल का जो बजट है उसका जो हुजम है वो 3.4 3.5 अराउंड रखा जाएगा, और इस हवाले से तजावीज़ आ चुकी हैं। और जो FBR का जो सालाना टैक्स टारगेट होगा वो ओरिजिनली प्लान था 2.6 का, लेकिन अब शायद 2.4 उसको किया जाएगा इस साल की जो सूरत हाल है उसको देखते हुए। डिफेंस के लिए 13% इजाफा किया जा रहा है बजट में और 627 अरब रुपये होगा। और सरकारी जो मुलाजमीन हैं
उनके लिए एक बार फिर इजाफे की तजवीज़ है 7.5 से 10% तक। और पेंशन में इस दफ़ा थोड़ा ज़्यादा रेज़ मिलेगा लोगों को शायद, क्योंकि पिछली दफ़ा नहीं इतना ज़्यादा मिला था। 20 से 30% कहा जा रहा है कि प्रपोज़ल है। और जो डेवलपमेंट जो प्लान है विफाक और सूबों का 995 अरब रुपए होंगे ओवरऑल, जिसमें से जो है विफाक की 450 और सूबों के 545 बिलियन होंगे। इसमें फेडरल गवर्नमेंट जो है वो 103 अरब रुपये वाटर एंड पावर के प्रोजेक्ट्स के लिए इस साल मुख्तस करने जा रही है। ये प्रपोजल आ चुकी है। 34% इंक्रीज़ है लास्ट ईयर के मुकाबले में। और इसके अलावा जो इन्फ्लेशन का रेट है वो तकरीबन 7.5% तय करने की एक प्रपोजल है। और ये कुछ चीज़ें हैं जो कि नए बजट में आ रही हैं। मज़ीद भी कुछ चीज़ें हैं जो आपसे शेयर करेंगे। ठीक है, शुक्रिया हमारे साथ रहे। शाहिद साहब, एक चीज़ ज़रा मुझे समझा दें जो कि मेरी समझ में नहीं आती, वो ये कि इस वक्त आपका जो CPI का जो नंबर आया है मंथ ऑन बेसिस के ऊपर 5% के करीब आया है। मेरे पास एक फिगर है, ये IMF के कुछ फिगर्स मेरे पास पड़े हुए हैं, जिसके मुताबिक आपका जो डेट बनता है, नेशनल डेट जो है ग्रॉस, वो तकरीबन 15,000 अरब के करीब बनता है। पीछे जाएँ 2007 में तो ये 4,500 के करीब था, यानी कि आपने 2 फोल्ड्स के अंदर इजाफा किया है। ठीक है, हमने रीबेस किया अपनी इन्फ्लेशन को, वो नीचे भी आई हैं। और आप ही लोगों ने हमें पढ़ाया है कि जो गवर्नमेंट बोरोइंग होती है हमेशा इन्फ्लेशनरी होती है, वो इस नंबर्स में रिफ्लेक्ट क्यों नहीं कर रहा? अच्छा, उसकी 2-3 वजूहत। ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट के बोरोइंग इन्फ्लेशनरी होंगे, ठीक है। 2 वजह से, एक क्योंकि सिर्फ गवर्नमेंट बोरो करके ख़र्चा नहीं करी, निजी शोबा भी कर रहा है, ठीक। अच्छा, अब आप गौर करें 2-3 चीज़ें जिस पर आप भी मुत्तफ़िक होंगे। हमने बिजली और गैस के रेट अभी तक बढ़ाए नहीं है, तो उसका जो दबाव बाद में आएगा वो भी हमने देखा नहीं है, क्योंकि आप काफ़ी अरसे से बिजली और गैस के रेट अभी तक बढ़ाए नहीं गए। और दूसरी बुनियादी चीज़ क्या है, इस पीपल्स पार्टी के दौर के अंदर हमने नहीं, वो ठीक है, मैं नहीं पहले 70% तो बढ़ा ही चुके हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने जो कहा कि जी उस हिसाब से नहीं बढ़ा, उस हिसाब से पिछले साल की बात कर रहे हैं, पहले तो था। अच्छा, दूसरी बुनियादी चीज़ जो हम भूल रहे हैं, इसके जो मईशत की जो तरक्की की रफ्तार है वो बड़ी सुस्त है। सो इस सुस्त रवैये की वजह से भी वो चीज़ नहीं देखी जा रही। निजी शोबे की डिमांड भी उस तरह की नहीं। तो अगर ये सारी चीज़ें हो रही होती तो अफरात ज़र पे भी थोड़ा सा दबाव पड़ता, और ख़ास तौर पे आपका जो बैरूनी जो है एक्सटर्नल अकाउंट आपकी जो तजारत के हवाले से उस पर भी दबाव पड़ता, ठीक है। तो क्योंकि अगर बाहर से आप वो दरामद करते तेल ये वो उतना नहीं किया, कुछ तेल की कीमतें भी कम हुई। सो इन चीज़ों की वजह से कम हो रही हैं, उसकी वजह से भी फ़र्क पड़ा। मुझे फिक्र वाली बात हुई जो, लेकिन जो तेल हम लेते हैं अरब लाइट वो भी 100 से ऊपर ही चल रहा है। नहीं, पर पिछले साल के मुकाबले कीमतें तो कम 120 से ऊपर था, सो उस लिहाज से कम, सो उससे भी फ़र्क पड़ा है, ठीक। अच्छा, अब आ जाए, वो शकील ने एक बात की जो मुझे थोड़ा सा, PMLN ने कहा जी हम 30% अपने जो गैर तरक्याती अखराजात कम करें। ये 10% अगर बढ़ती हैं तनख्वाहें, 1% से तकरीबन 8 से 10 अरब मज़ीद ख़र्चा बढ़ेगा। ये सिर्फ वफाकी हुकूमत का नहीं है, सूबों के पास भी तो मुलाजिम है ना। तो जब आप कीमत बढ़ाते हैं तो उन पर भी दबाव पड़ता है कि वो भी अपने मुलाजमों की तनख्वाहें बढ़ाएं। यानी कि सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट की 1% बढ़ाते हैं तो 8 से 10 अरब का सब पर अक्रॉस द बोर्ड मुल्क में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह 1% बढ़ाई जाए तो 10 अरब तक का फर्क पड़ जाता है, पड़ जाएगा। 30 अरब तो ये होगा सीधे 7 अरब, 70 अरब। तो ये 7 से लेके अगर 10 होता है तो ये 100 अरब का नुकसान, 100 अरब होगा, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि बाकी चीज़ों के लिए ये आपके पास पैसे कम होंगे, या आपने यहाँ पे या अपनी आमदन बढ़ा लें। अब देखें ना, आमदन बढ़ती नज़र तो नहीं आती। नहीं, मैं वही आपको कहने लगा था कि अब PIA, पाकिस्तान रेलवे, आप देखें स्टील मिल, वो आप हैरान होंगे, फी मिनट 2.5 लाख रुपए का नुकसान करते हैं ये 3। अच्छा, अब इसकी निजकारी करनी है। असल चीज़ तो वो है ना जो आपने भी पहले शुरू में बात की कि वो PMLN का मैनिफेस्टो है। अल्लाह करे कि वो कर सके, 400 अरब ये खा, अल्लाह करे कि वो कर इतना आसान नहीं। जहाँ तक आपका क्या ख्याल है ये, क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम रहेगा। जी, ज़रूर। आपका क्या ख्याल है, ये हो सकती है प्राइवेटाइजेशन? जी, मेरा ख्याल है कि इस हाल में तो नहीं हो सकती इन दैट कॉन्टेक्स्ट, और फिर रेलवे की तो बिल्कुल ही नहीं हो सकती। ये तो शायद पॉलिटिकल मसले बन जाते हैं। रेलवे की तो बिल्कुल ही नहीं हो सकती, उस पर प्राइवेट ट्रेनें तो चल सकती हैं। नहीं, वो आप ट्रैक तो किसी को नहीं देते ना। बात ये हो रही है कि ट्रैक रेलवे का रहे और बाकी उस पर जो मर्जी ट्रेन चला। तो जो बात मैनिफेस्टो में आपके ख्याल से लिखी हुई है उसको पूरा करने में खासी मुश्किलात पेश आएंगी। नॉट दिस ईयर, इस ईयर तो सिर्फ शायद बिजली का मसला हल कर दें तो चीज़ें। देखें ना, उसकी एक वजह और भी है कि जिनको अब अगर
वहाँ पे ओवर स्टाफिंग है, हम सबको पता है, ज़्यादा लोग भर्ती हुए हैं। उनको निकाल नहीं सकते? नहीं, उनको आप निकाले में या तो मीशत तेज़ी से तरक्की कर रही हो ना, तो उनकी कहीं और खपत हो जाएगी। अगर वो तरक्की उस तरह की नहीं है तो शायद खपत मुश्किल 4.4 का तो टारगेट रखा जाएगा इस दफा, और वो भी 2% मुश्किल ऑफ पॉपुलेशन बनती है, टारगेट ही 4.4 रखा जाएगा, जो हासिल नहीं होगा। मुश्किल कुछ चीज़ें जो मेरे पास हैं इस मुश्किल दफा होगा। भी यूडी और 3.35। सरमायाकारी बेहतर हो जाए और निजी शोबे को माहौल बेहतर मिल जाए, और ख़ास तौर पे लॉ एंड ऑर्डर कैस कर रहे थे पहले, उसको हम लाइटली ना लें, टेररिज्म और लॉ एंड ऑर्डर। देखिए, सरमायाकार देखता है कि उसको कितना तहफ़्फ़ुज़ हासिल है उसकी जान और माल का, तो अगर वो उसको मिलता है तो फिर वो अपने माहौल के मुताबिक, और बाहर वाला नहीं आएगा जितनी देर तक वो ये नहीं देखेगा कि लोकल सरमायाकारी कर रहा है, पैसे बना रहा है, तो वो भी आएगा बाहर वाला ऐसे तो नहीं आएगा ना। डॉक्टर साहब, जाने से पहले 2.4 ट्रिलियन का टारगेट शकील बता रहे थे, 2.6 पहले था, 2.4 ट्रिलियन का था। आपने इस साल का हाल देख लिया। टारगेट की बात कर रहे हैं, अगेन ये विल की इशू है जी। एब्सोल्यूट डिजास्टर्स मैनेजमेंट है ना अब तक। उन्हीं लोगों से अगर आपने वही टारगेट लेना है तो फिर कहानियां हैं, क्योंकि आपको स्ट्रक्चरल चेंजेस अंदर करनी पड़ेंगी अगर आपने टारगेट। आपकी हुकूमत के बड़े एक फूड फॉर थॉट, अगर आप टैक्स कलेक्शन को प्राइवेटाइज करें तो क्या इम्पैक्ट आएगा, पूछ लें। नहीं, अब उसमें खैर ये बहस है, आइंदा कर लेंगे, पर उसमें देखिए कुछ चीज़ों के बारे में सोचना पड़ेगा। जैसे वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, आउट ऑफ द बॉक्स कुछ चीज़ें करनी सोचनी पड़ेंगी। वो मैं सुन रहा था कि वो निजकारी डिस्कोस वगैरह की लेस्को फेस्को, ये कहना आसान है, क्योंकि मैं आपको ये बता दूं कि ज़्यादा जो मेरे पास एक बहुत लंबी लिस्ट है वैसे। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि उनका इसलिए मुश्किल है कि उनकी लॉसेस जो है हेस्को मेस्को ये ख़ास तौर पे ज़्यादा है, उनकी नहीं है नहीं उतनी नहीं है। पर जब आप ये प्राइवेटाइज कर देंगे, जो हैदराबाद का है, तो उनको फिर रेट बढ़ाने पड़ेंगे, तो वो आप CCI में लेके आएंगे और उनके रेट मज़ीद तेज़ी से बढ़ेंगे, तो वो इतना आसान नहीं। वाइंड अप द प्रोग्राम। शाहिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया अदा करेंगे हम शकील साहब का, इस्लामाबाद में हैं, लाहौर में जाहिद आबिद का। नाज़रीन, ये बहस अभी चलती रहेगी, लेकिन अब तक यही लग रहा है कि क्योंकि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के पास टाइम भी ज़्यादा नहीं है इस बजट में कुछ ज़्यादा इनपुट देने के लिए, हो सकता है हम स्टेटस को टाइप का ही बजट देखें, वैसे ही बाबूआना किस्म के हमारे पास टारगेट्स आ जाए। 2.4 का ट्रिलियन का टारगेट बताया जा रहा है टैक्स का, इस साल भी नहीं हो सका, अगले साल भी नहीं हो सकेगा। तो देखते हैं कि अब हुकूमत की तरफ से इसमें क्या इनपुट आती है, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल अनीस शेख को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।